एड्स पे कमीशन से मांग की गई है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 होनी चाहिए। जी हां, आठवें वेतन आयोग के गठन के पश्चात आयोग के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और स्टेक होल्डर से कुछ सवाल पूछे गए थे, उनसे सुझाव मांगे गए थे, जिसके पश्चात अब केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से 7 मांगे एड्स पे कमीशन के समक्ष रखी गई हैं, जिसमें से सबसे पहली मांग यहां पर न्यूनतम बेसिक सैलरी को 69,000 किए जाने को लेकर के है। इसके साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करना और उसके साथ जुड़ी अन्य मांगे भी इसमें शामिल हैं। अब सवाल यह रह जाता है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों की इन मांगों के आधार पर एड्स पे कमीशन यहां पर न्यूनतम बेसिक सैलरी हो या फिर फिटमेंट फैक्टर हो या फिर हर साल कितनी सैलरी बढ़नी चाहिए, पेंशन कैसा होना चाहिए, फैमिली पेंशन कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीजों का निर्धारण करने जा रही है। नई यहां पे जो सैलरी होगी एड्स पे कमीशन के तहत वो कब से मिलनी शुरू हो जाएगी, इसमें डीए एचआरए कैसे यहां पर शामिल किए जाएंगे, हाल ही में सरकार के द्वारा जो 2% डीए बढ़ाया गया है उससे किस तरीके से क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या केंद्रीय कर्मचारियों की ये मांगे किस आधार पर की गई हैं, सारी चीजों को हम यहां पर एक एक करके आपको समझाएंगे। आखिर क्या कुछ यह नया अपडेट आई है आपको एड्स पे कमीशन को लेकर के और ये किस तरीके से प्रभावी होगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 8वें पे 3 सवालों को हम यहाँ पर पूरे वीडियो में आप सभी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला जो सवाल ये है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के कर्मचारियों ने क्या मांगे रखी हैं। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा 10 साल में जो है हमेशा एक नया वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इसमें कर्मचारियों की सैलरी, महंगाई भत्ता जिसे हम डीए कहते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस जिसमें एचआरए कहा जाता है, पेंशन और अन्य फायदों के बदलाव की सिफारिश की जाती है। एड्स पे कमीशन की अगर हम बात करें तो 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल के बाद 31 दिसंबर 2025 को जो खत्म हो गया, 16 जनवरी 2026 को पीएम मोदी के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। जब आयोग का गठन हो गया तो आयोग के द्वारा यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च करके इस पर स्टेक होल्डर्स यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, पेंशनर्स हैं, रिटायर कर्मचारियों के यूनियनों से 16 मार्च 2026 तक यहां पर एक मांग रही कि आपकी जो भी यहां पर सिफारिशें हों वो हमें यहां पर भेज दीजिए कि आपको किस तरीके की डिमांड है। उसी पर अब देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी यूनियनों ने अपने प्रस्ताव जो है 8वें वेतन आयोग के समक्ष यहां पे रखा है, जिसमें से 7 मुख्य मांगे यहां पर की गई हैं जो आपके समक्ष में यहां पर बता रहा हूं। इसमें जो पहली जो मांग यहां पर की गई है, देखिए यहां पे मिनिमम बेसिक सैलरी को 69,000 किए जाने को लेकर के उनकी पहली मांग है। दूसरी जो मांग यहां पर की जा रही है कि जो फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए वो 3.83 होना चाहिए। जो फिटमेंट फैक्टर सबसे ज्यादा देखा है तो चर्चा का विषय रहा कि ये कितना होना चाहिए, कहीं आपको 2.64 आ रहा है, कहीं 2 आ रहा है, कहीं आपको 3 कहा जा रहा है, कहीं 2.83 कहा जा रहा है, लेकिन फाइनली अगर हम देखें तो यहां पर केंद्रीय कर्मचारियों की जो डिमांड यहां पर है वो फिटमेंट फैक्टर की 3.83 है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो सालाना सैलरी की बढ़ोतरी होनी चाहिए वो आपको 6% की दर से बढ़ाया जाना चाहिए। एचआरए का जो मिनिमम स्लैब होना चाहिए उसे यहां पर 30% करना होगा। पेंशन को जो है आखिरी सैलरी जो यहां पर जब रिटायर्ड हो रहा है कर्मचारी उस सैलरी का यहां पर 67% उसे पेंशन के रूप में दी जानी चाहिए। वहीं जब बात ये फैमिली पेंशन में हो जाए तो इसे यहां पर आप 50% कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग यह भी है कि आपको पुरानी पेंशन स्कीम जो ओपीएस है उसको भी बहाल करना चाहिए। ये 7 मांगे हैं। सवाल लेकिन यह है कि क्या ये 7 मांगे 8वें वेतन आयोग के द्वारा मान ली जाएंगी या नहीं, या यहां पर 8वें वेतन आयोग यहां पर अपने स्तर पर नई सिफारिशें करेगा। तो देखिए होगा क्या यहां पर। अब इन मांगों के पीछे जो है कर्मचारी यूनियनों का जो तर्क है वो भी समझिए कि आखिर क्या ये मांगे कितनी जायज हैं। ठीक है, तो 2016 से अगर हम देखें महंगाई ने असली कमाई को यहां पर बहुत कम कर दिया है, ऐसा केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखा जाए तो घर हो गया, पढ़ाई हो गई, मेडिकल के खर्च जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और इसलिए सैलरी जो है मौजूदा जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो होनी चाहिए, ना कि 2016 के मानकों के हिसाब से आप इसे निर्धारित करें। यानी कि अगर आप सैलरी का निर्धारण कर रहे हैं तो जो हर एक स्तर पर देखा जाए जो महंगाई बढ़ी है उस महंगाई के अनुरूप आदमी की सैलरी इतनी होनी चाहिए कि उन खर्चों को यहां पर पूरा कर सके, जिसमें उसकी पढ़ाई भी, बच्चे को जो पढ़ाना लिखाना भी है उन्हें, इसके अलावा जो घर यहां पर लेना है, मेडिकल के जो खर्चे इत्यादि हो रहे हैं उन सारी चीजों को पूरा करने में उसकी सैलरी सक्षम होनी चाहिए। अब देखा जाए तो फिटमेंट फैक्टर इसीलिए 3.83 करने की यहां पर जो मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व करने वाली मुख्य संस्था नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि एनसीजेसीएम के ने यहां पर की है और इसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक सैलरी को 69,000 करने की मांग
की जा रही है। तो ये पूरी मांग यहां पर केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से यहां पर रखी गई है। अब यहां पर देखा है तो वेतन आयोग अब क्या करेगा, इन्हीं मांगों के आधार पर केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देगा, जिसके आधार पर जो अंतिम फैसला होगा वो केंद्र सरकार यहां पर तय करने वाली है। तो फाइनली यहां पर मांगे रख दी गई हैं। अब वेतन आयोग यहां पर इस पर विचार करेगा, उस आधार पर वो सारे फैसले यहां पर लेगा और एक यहां पर रिपोर्ट तैयार करेगा और वो सरकार को सौंपेगा और सरकार ये डिसाइड करेगी कि भाई कितना यहां पर देना है। अब इसी में आता है दूसरा सवाल कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से सैलरी आपकी कितनी बढ़ सकती है। ये तो हम बात कर रहे थे कि मांग है जो यहां पर केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा की गई है। अब इसको समझिए, देखिए बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी ये फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ता यानी डीए पर निर्भर करता है। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर एक क्या होता है, मल्टीप्लायर नंबर होता है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी को निकाला जाता है। अब वेतन आयोग इसे महंगाई और लिविंग कॉस्ट को ध्यान में रख करके ही तय करेगा। जैसे कि अभी यहां पर कर्मचारियों की मांग है कि जो लिविंग है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसको ध्यान में रखिए। 2016 के मानकों के आधार पर नहीं, जो वर्तमान में स्थिति है उस आधार पर आपको इसे निर्धारित करना होगा। अब 7वें वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था और इसके बाद यहां पर से 3.83 तक यहां पर बढ़ाने की मांग की जा रही है, यानी कि फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जाए जिससे यहां पर आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए। अब इसमें यहां पर देखा है जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 2.28 से लेकर के 2.86 तक यहां पर रहने का अनुमान है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 2.46 तक यहां पर हो सकता है, लेकिन यहां पर देखा है जो केंद्रीय कर्मचारियों की जो मांग है वो इसे 3.83 तक करने की है। अब इसको यहां पे थोड़ा सा डेटा और थोड़ा सा गणित के हिसाब से भी आपको हमें समझाऊंगा। उससे पहले यहां पे देखिए जो डीए की बात हो रही है उसको भी समझिए। हर वेतन आयोग में डीए को 0 होता है शुरू से यहां पर, ठीक है, क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से महंगाई भत्ते को ध्यान में रख करके निर्धारित की जाती है और इसलिए डीए को जो है नई सैलरी में 0 कर दिया जाता है। पुराना जो डीए है पुरानी सैलरी में मर्ज हो जाता है और इसके बाद डीए यहां पर फिर धीरे धीरे आपको हर साल की तरह से बढ़ाया जाता है। अभी डीए देखा जाए तो बेसिक पे का कितना हो गया है, 58% है और डीए के हटने से टोटल सैलरी यानी कि बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है, क्योंकि 58% डीए का हिस्सा यहां पर आपको हट जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ देखा जाए तो आपका वो सारी चीज जैसे इसमें मर्ज कर दिया जाएगा पुराने वेतन में और उसे यहां पर मान लिया जाएगा, उस आधार पर इसका निर्धारण होगा। तो कुछ यहां पर ऐसा हो सकता है कि देखिए यह है आपका बेसिक पे, ठीक है, जो आपको 7वें वेतन आयोग के आधार पर मौजूदा आपकी सैलरी है वो है 35,400। ठीक है, अब 8वें वेतन आयोग में अगर हम मिनिमम जो है मान रहे हैं कि 2.46% आपको फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है नई सैलरी में, तो ये क्या हो जाएगा, 35,000 को 2.46 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 87,084 आपको देखा जाए तो एक सैलरी होगी। अब डीए देखा जाए तो इसमें क्या हो गया कि 58% है, जो कि देखा है 20,000 रुपए है, उसे यहां पर आपको 0 कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखा है जो एचआरए है मेट्रो 27%, ये 9,558 है, वो आपको यहां पर देखा है तो 87,000 की सैलरी में मल्टीप्लाई यहां पर देखा है तो 27% जो एचआरए है वो यहां पर उसका कितना हो जाएगा, 23,513 हो जाएगा। और अब यहां पर देखा है जो टोटल सैलरी आपकी यहां बन रही थी 7वें वेतन आयोग में 35,400 और साथ ही साथ यहां पर 20,532 और 9,538, तो 65,490 यहां पर बन रही थी। अब उसे यहां पर देखा है तो नई सैलरी में क्या हो जाएगा कि आपको 87,084 यहां पे हो गया 0, 23,000 आपको 513 आपको एचआरए हो जाएगा, टोटल 1,10,597 आपकी नई सैलरी बन सकती है। तो इस तरीके का कुछ यहां पे गुणा आपको बन सकता है, इस तरीके कुछ यहां पर सिस्टम आपको नई सैलरी के आधार पर लागू हो सकता है। यानी कि 8th पे कमीशन में जो मिनिमम बेसिक सैलरी हो वो 44,280 हो जाएगी और कुल पे लेवल जो मैट्रिक्स के हिसाब से बेसिक सैलरी इस तरह से इसमें बढ़ जाएगी। तो कुल यहां पर आपको जो गणित आपको लगाई गई है, कुछ इस तरीके का जो सिस्टम है वो अलग अलग कर्मचारियों के लेकिन अलग अलग होता है। लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक अगर हम देखें जो 7वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी थी वो 18,000 से 29,000 थी, जो यहाँ पे 44,000 से 71,923 होनी चाहिए। फिर लेवल 6 से 10 तक का 35,000 से लेकर के 56,000 तक थी, जो 87,000 से लेकर के 1,37,826 हो जाएगी 8वें वेतन आयोग के तहत। लेवल 11 से 15 तक के अधिकारियों के अगर हम देखें जो बेसिक सैलरी आपको 7वें वेतन आयोग में थी जो 67,700 से लेकर 1,82,000 हुआ करती थी, वो 1,66,452 से 4,48,713 हो जाएगी। और लेवल 16 से 18 तक का अगर हम देखें तो 2,05,400 से लेकर के 2.5 लाख थी, जो बढ़कर के 5 लाख से लेकर के आपको 6 लाख तक की आपकी सैलरी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो पूरा फिटमेंट फैक्टर है ये अनुमान आपका 2.46 के आधार पर है। अगर जो यहां पर मांग की जा रही है कि 3.83 हो जाए
तो उसका मिनिमम जो बेसिक सैलरी वो 68,900 लगभग 69,000 हो जाएगी, और जो यहां पर केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा डिमांड की गई है। तो ये काफी कुछ निर्भर करता है कि ये मांगों को कितना स्वीकार किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, उस आधार पर यहां पर देखा है तो आपकी नई सैलरी का निर्धारण कैसे होगा। इसमें तीसरा सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग आपको कब से यहां पर जो वेतन है वो मिलने लग जाएगी, उसको लेकर के क्या अनुमान यहां पे लगाए जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार जो है 8वें वेतन आयोग को नोटिफाई कर चुकी है, जैसा आप सभी जानते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया भी था कि 3 नवंबर 2025 को कि आयोग के विचार के विषय यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंसेस को भी हमने नोटिफाई कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने वेतन आयोग को 18 महीने अपनी सिफारिशें पेश करने को कहा था। नई सिफारिशें 2027 के 20 तक तैयार होने का अनुमान है। कब तक? 2027 मई तक, या फिर आप देखा जाए तो मई जून के समय में हो सकती हैं। अब अगर हम पिछला ट्रेंड्स देखें, जो पिछला आयोग यहां पर था, रिपोर्ट पेश होने के बाद सरकार ने सिफारिशों की जांच और नोटिफिकेशन जारी करने में ही कम से कम 3 से 6 महीने का समय लिया था। तो इस तरीके से 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद इसे लागू होने में करीब आपको 2 साल लग सकते हैं, पूरी तरीके से लागू होने में। अब ऐसी स्थिति में फरवरी 2014 में 7वां वेतन आयोग बना था, जो एग्जांपल आपको दूं, ठीक है, और मार्च 2014 तक आप टर्म ऑफ रेफरेंसेस तय हुए थे। नवंबर 2015 में इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी। जून 2016 में देखिए तो सरकार ने इसे अप्रूव किया था, और 1 जनवरी 2016 से सिफारिशों को लागू किया था। और उसी अगर प्रोस्पेक्टिव को हम 8वें वेतन आयोग में भी देखें ऐसा होते हुए, तो ऐसा हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग 2027 के आखिर तक या 2028 की शुरुआत में एग्जीक्यूट हो सकता है, और अभी इसकी आधिकारिक तारीख का लेकिन ऐलान नहीं हुआ है। तो होना क्या है, किस तरीके से लागू किया जाएगा, कब तक यहाँ पे रिपोर्ट आएगी, उस पर निर्भर करेगा। और फाइनली सरकार इसे नोटिफाई जब करेगी तो वहां पर पूरी तरीके स्पष्ट होगा कि सरकार इसे कब से लागू कर रही है। लागू करने की प्रवृत्तियां वैसे तो 1 जनवरी 2016 से ही लागू होनी चाहिए, लेकिन जो नया वेतन आपको मिलेगा उसमें आपको 2028 से अगर आप ये लागू करते हैं तो 28 से आपको सैलरी के रूप में मिलेगा, और 2026 से लेकर के 28 तक जितना भी होगा वो आपको देखा जाए तो एरियर के तौर पर आपको अकाउंट में आपके डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्रक्रिया आपको हो सकती है, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को किस तरीके से 8th पे कमीशन यहाँ पे सुनेगा, कैसे लागू करेगा, वो यहाँ पर बड़ी बात है। आपको इसको लेकर के क्या कहना है? क्या 3.83 और 69,000 बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर लागू होगा या नहीं, या कितना हो सकता है? इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे यहां पर आपको करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।